गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर प्रोफेशन प्राण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक क्लास 10th जो कि प्रकाशन भारती भवन है, चैप्टर 4 और इस चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। ठीक, ये जो चैप्टर है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन बना हुआ है। इसके अतिरिक्त बहुत से सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो इतना ज़रूर समझिए कि आपको वीडियो के एंड तक आपके जितने कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि जिन तक इस टाइप का वीडियो नहीं पहुंचा है उस टाइप का वीडियो पहुंच जाए और वो भी उसका लाभ उठा सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक सुंदर सा कमेंट छोड़ दीजिए। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन। अब ये उत्सर्जन क्या है, इसके पहले हमको जानना है। जैसे हम लोग पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े हैं कि आहार नाल में जब भोजन हम लोग को जाता है तो भोजन क्या होता है, पचता है। क्या होता है, पचता है और शोषित होता है। उसके बाद से हम लोग परिवहन के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि कोई परिवहन है जो कि ये लेकर इसको जो पचे हुए जो हमारे शरीर में जो काम लायक जो चीज़ें हैं, जैसे हो गया प्रोटीन, हो गया वसा, हो गया उसको कार्बोहाइड्रेट, हो गया, उसको लेकर परिवहन के द्वारा हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है। और वहाँ पे जब पहुंचता है तो बहुत से सारे उपापचयी क्रिया होता है, और उपापचयी क्रिया के दौरान बहुत से सारे अपशिष्ट पदार्थ भी है जो कि ये हमारे शरीर में बनता है, जो कि ये हमारे शरीर में उसको रहना कहीं सही नहीं है, उसको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पदार्थ कौन सा है अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसका उत्सर्जन का हम लोग परिभाषा अच्छा से जान ले। जीवों के शरीर में क्या है, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फल स्वरूप जो उत्पन्न अपशिष्ट जो पदार्थ होता है वही हम लोग को क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक बार और समझिए, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फल स्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उत्सर्जन की परिभाषा समझ गए होंगे। ठीक, अब ये है उत्सर्जन, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। अब ये उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, क्या हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक, यूरिया हो गया, ठीक, या यूरिक अम्ल हो गया। ये सब क्या है हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ है। ऐसे तो उत्सर्जी पदार्थ बहुत से सारे हैं, जैसे आँख से जो हम लोग का जो कीचड़ निकलता है वो भी एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, जो हम लोग
मल त्यागते हैं वो भी उत्सर्जी पदार्थ है। जो पसीना निकलता है हम लोग को त्वचा से वो भी हम लोग क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। जो नाकों से पोटा निकलता है वो भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक, बहुत से सारे उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन मुख्य रूप से जो उत्सर्जी पदार्थ है उसके बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा कर दिया है। ठीक है, ये जब हम लोग भोजन जब हम लोग करते हैं तो भोजन करने के बाद में उपपचय क्रिया के तत्पश्चात ये सब चीज़, तो उसके बाद से जैसे भोजन जब पचता है उसके बाद से जो वहाँ उसमें से प्रोटीन और वसा कार्बोहाइड्रेट हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है। और कोशिका जो क्या करता है, कोशिका में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एक चक्र चलाता है जिस चक्र का नाम है क्रेब चक्र। क्या नाम है, क्रेब चक्र। वो चक्र के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना पड़ता है, हम लोगों को कहीं ना कहीं त्यागना पड़ता है। ठीक है, अब अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, ये कैसे कैसे उत्पन्न होता है अभी हम लोग जाने। ठीक, अब देखिए, ये यदि हम लोग किसी भी उत्सर्जी पदार्थ को अगर हम लोग नहीं त्यागते हैं तो समझिए ये काफ़ी ये विषैला होता है, काफ़ी हानिकारक होता है, ये कहीं ना कहीं ये क्षति पहुंचा देता है। जैसे पसीना का निकलना बहुत ज़रूरी है। यदि हम लोग पसीना का रोक दें तो समझ जाइए ये बहुत हानि पहुंचेगा। ठीक, क्योंकि उसको निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं महिलाओं को। किसके ले लेते हैं, महिलाओं को। अब महिलाएं क्या करती है, जो आजकल आप लोग देखते हैं कि वो जो क्रीम जो लगाती है वो 4-5 लेयर में लगाती है। कितने लेयर में लगाती है, 4-5 लेयर में लगाती है। और वो 4-5 लेयर जो है उसके जो कोशिका में जो छिद्र है, उसको कोशिका का छिद्र को वो 4-5 लेयर का जो क्रीम है वो क्या करता है, उसको बंद कर देता है। और जैसे वो बंद कर देता है उसके बाद से जो पसीना उसके शरीर से निकलना चाहिए, जो श्वसन होना चाहिए, वो होना बंद हो जाता है। जो गंदगी उसके शरीर से यानी उसके स्किन से, उसके फेस से निकलना चाहिए, वो निकलना बंद हो जाता है और वो गंदगी वहीं पर पड़े रहता है। ठीक, उसके स्किन के नीचे आने वाले समय में वो एक भव्य रूप लेकर वो एक पिंपल का रूप धारण कर लेता है और वो निकल कर आता है। ठीक है, तो ये रही उन लोगों का हिस्ट्री। जैसे हम लोग ये बात को जानते हैं कि नॉर्मली हम लोग को शौच हम लोग को 2 बार करने जाना चाहिए। ठीक, लेकिन हम लोग में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि एक ही बार शौच जाते हैं। ठीक, और वो जो नेचुरली हम लोग को जो है बनाया गया है सुबह शाम जाना चाहिए, लेकिन उसमें कोई एक ही बार जा रहा है। अब वो तो गंदगी जो है वहाँ पर तो पड़ा हुआ है। ठीक, अब वो करता क्या है, जो मलाशय जो होता है जहाँ पर राह के मल इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं, मलाशय बोलते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने उसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ हो। ठीक, अब वो गंदगी वहाँ के जो मलाशय के जो दीवार है, जो परत है, उसका जो लेयर है उसको सड़ाना शुरू कर देता है। जब वहाँ के जो लेयर, जो वहाँ का मांस जब सड़ जाता है तो उसके जो नीचे के जो बचे हुए जो नसें होती है, ठीक, वो बहुत काफ़ी पतला हो जाता है, सड़ के उसका लेयर गिर के। ठीक, कभी कभी ऐसे होता है वो व्यक्ति जब कभी शौच करने जाता है तो प्रेशर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, प्रेशर। तो कभी कभी कस के प्रेशर बनाता है। कितना क्या करता है, कभी कभी कस के प्रेशर बनता है और वही नसें क्या हो जाती है, फट जाती है। जब वो नसें जब फट जाती है तो क्या चीज़ के रूप ले लेती है, उसी को हम लोग बोलते हैं पाइल्स, यानी बवासीर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्सर्जन के क्रिया कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग ज़रूर इसको समझ गए होंगे। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल यह है यदि हम बोले हैं ना जो नाक से पोटा निकलना, ठीक, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। यदि हम लोग को सर्दी अगर नहीं होता है तो हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ठीक, तो देखिए
ये रहा हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ का हिस्ट्री। अब उत्सर्जी पदार्थ जो होता है तो कहाँ कहाँ से निकलता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जाने जो उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग। अब ये उत्सर्जी अंग, अभी तो हम लोग उत्सर्जी अंग मुख्य रूप से जो है वृक्क है, मुख्य रूप से हम लोग शरीर में जो उत्सर्जी अंग है क्या है, वृक्क है, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। फेफड़ा है, ठीक, फेफड़ा हो गया, स्किन हो गया हम लोग का, नाक हो गया, कान हो गया, ठीक है, मल द्वार हो गया। ये बहुत से सारे अंग हैं जो कि ये उत्सर्जन में भाग लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्य जो अंग है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है, वृक्क है। क्या है, वृक्क है, ठीक। तो देखिए, अब देखिए जंतुओं में उत्सर्जन। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ना है क्या, जंतु में उत्सर्जन। अब जंतुओं में उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे जंतु होते हैं जो कि जो बहुकोशिकीय होते हैं, जिनको उत्सर्जन के लिए विशेष अंग होता है। क्या होता है, उत्सर्जन के लिए विशेष अंग होता है। जैसे हमने वृक्क, फेफड़ा, स्किन, नाक, कान, मल द्वार, ये सब नाम हमने दिया है, ठीक है। तो किसमें ये होता है, बहुकोशिकीय जो जीव होता है, जो विकसित जीव होता है, उसमें ये अंग पाया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे जीव है, जैसे हम लोग ले लेते हैं अमीबा। क्या लेते हैं, अमीबा। ये जो अमीबा जो होता है, इसमें किसी प्रकार के विशेष उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो बन रही है होती है, जिसका नाम है अमोनिया, ठीक, वो जो है उसको जब उत्सर्जन करना होता है तो उसके लिए कोई विशेष उसके पास अंग नहीं होता है। वो उसके जो शरीर की सतह जो होती है, शरीर की सतह से विसरण के माध्यम से वो क्या करती है, अपना उत्सर्जन की प्रक्रिया कर देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है अगला, मनुष्य में उत्सर्जन। किस में पढ़ना है, मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, मनुष्य में जो उत्सर्जन करने के जो अंग होता है, मुख्य रूप से अभी हम लोग पढ़े हैं, उसका नाम है वृक्क। क्या नाम है, वृक्क। अब उस वृक्क में कुछ अंग होता है जो उससे संबंधित होता है, जो उसमें क्या करता है, भाग लिए रहता है, उसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी। मूत्राशय, मूत्र मार्ग, ठीक। ये तीन ठो जो वृक्क में जो मुख्य रूप से जो अंग होता है, जो कि ये क्या करता है, उत्सर्जन में भाग लेता है, ठीक। ये जो वृक्क जो होता है, ये मनुष्य में दो पाया जाता है, यानी एक जोड़ा के रूप में ये पाया जाता है, ठीक। ये जो होता है, ये उदर गुहा के आसपास ये रहता है।
और दूसरा जो बात यह है कि जो इसका रंग जो होता है गहरे भूरे लाल यानी हल्का लाल रंग का ये होता है। और इसका जो शेप जो है सेम के बीज आप लोग देखे होंगे, क्या हो देखे होंगे, सेम के बीज आप लोग जरूर देखे होंगे, उसी के आकार के ये रहता है। और ये हम लोग के शरीर में दो पाया जाता है, कितने पाया जाता है, दो पाया जाता है, एक लेफ्ट एक राइट में। जो राइट वाला जो ब्रिक जोन होता है वो थोड़ा सा डाउन रहता है, थोड़ा सा नीचे रहता है, और लेफ्ट वाला जो रहता है थोड़ा सा ऊपर रहता है। इसको राइट वाला का डाउन होने के कारण यह होता है कि राइट वाला जो ब्रिक होता है उसके ऊपर जस्ट क्या रहता है, किडनी रहता है, क्या रहता है, किडनी रहता है, जो कि ये थोड़ा सा उसको क्या किए रहता है, वो डाउन किए रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक, ये जो होता है ब्रिक जो होता है, ब्रिक के जो लंबाई जो होता है, ब्रिक जो लंबाई में 10 सेंटीमीटर, ठीक, और जो है उसका जो चौड़ाई जो होता है कितना होता है आपका 5 से 6 सेंटीमीटर, और मोटाई जो होता है 2.5 से कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था ब्रिक के लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, ये जो ब्रिक जो होता है, ठीक, जो ब्रिक जो होता है ये सेम के कुछ बीज जैसे ये होता है। ठीक, सेम के बीज जैसे उसी शेप में होता है। ठीक, जो बाहरी जो भाग होता है ब्रिक का वो उत्तल लेंस जैसे रहता है। कैसा रहता है, उत्तल लेंस जैसे रहता है। और अंदर जो रहता है अवतल जैसा रहता है, जो अंदर का जो पार्ट होता है कैसा रहता है, अवतल जैसे। बाहरी भाग उत्तल जैसे, आंतरिक भाग क्या रहता है, अवतल जैसे। जो आंतरिक भाग जो अवतल जैसा रहता है उसको बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। जो ब्रिक का जो आंतरिक भाग जो हम बता रहे हैं कि अवतल जैसे रहता है उसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक, अब इस जो ब्रिक में दो जो ब्रिक जो होती है, दो ठो नसें इसमें आके जुड़ी रहती है। एक तो बोलते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर मानव मूत्र तंत्र का जो मैंने डायग्राम मैंने बनाया हूँ, इसमें दो ठो नसें आके जुड़ी रहती है। एक होती है शीरा, एक होती है धमनी। क्या होती है, एक होती है शीरा, एक होती है धमनी। ठीक है, ये दोनों जो है आके, ठीक है, इसको ब्रिक शीरा और इसको ब्रिक धमनी बोलते हैं। दोनों इससे क्या रहती है, हम लोग को ब्रिक से जुड़ी रहती है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक, अगला है हम लोग को, ये रहा हम लोग को शीरा, ठीक है, जिससे फिल्ट्राइट होने के बाद में ब्लड निकलता है। ये था धमनी, जिससे ब्लड हम लोग का आता है। ठीक, अब इसमें जैसे ये प्रवेश करता है, ठीक है, इसमें से नसें जो प्रवेश करती है कि किस में, ब्रिक में। ठीक, ये रहा हम लोग का लेफ्ट ब्रिक, ये था हम लोग का राइट ब्रिक, क्योंकि इधर से हम लोग देखते हैं, इधर से देखते हैं, इधर से इस तरह। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जो हम राइट हैंड से दिखा रहे हैं उसको समझिए वो लेफ्ट वाला है, जो लेफ्ट वाला से दिखा रहे हैं वो क्या है, राइट वाला है। ये दोनों में प्रवेश करती है। इससे एक
डक्ट निकला रहता है, एक डक्ट, जिस डक्ट के नाम है मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। एक इधर वाला वृक्क से निकल रहता है, एक इधर वाला वृक्क से, दोनों वृक्क से 2 डक्ट निकला रहता है। दोनों डक्ट का नाम है मूत्रवाहिनी। और दोनों डक्ट एक जिस थैली में आकर जमा रहता है, जो कि कैसा रहता है? नाशपाती जैसा रहता है। कैसा रहता है? नाशपाती जैसा रहता है। जो कि उस थैली में आकर जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं मूत्राशय। यानी मूत्र जिस थैली में आकर जमा रहता है उसको क्या बोलते हैं? मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। ठीक है। और ये मूत्राशय में आकर जमा होती है। जब ये प्रेशर बनाता है तो हम लोग मूत्र मार्ग से क्या कहते हैं? मूत्र को त्याग देते हैं। ये मूत्र को भी त्यागना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने बताया है जो भी उत्सर्जन के प्रोसेस है, जो कि ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम लोग नहीं करते हैं तो समझिए कहीं ना कहीं ये जानलेवा हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का मूत्र अगर रुक जाता है, क्या हो जाता है? मूत्र रुक जाता है। जो मूत्र जो बनता है तो हम लोग को अमोनिया के रूप में बनता है। क्या करता है? अमोनिया के रूप में बनता है, जो कि ये अमोनिया काफ़ी खतरनाक होता है। ये हम लोग किडनी जो है उसको नॉर्मल करके यानी यूरिया के रूप में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है। तब हम लोग उसके क्या करते हैं? त्यागते हैं। वही किसी कारणवश किसी बीमारी से किसी व्यक्ति का क्या होता है? मूत्र रुक जाता है। अगर वो लंबे समय तक 3, 4, 5 घंटे अगर चाहे 10 घंटे अगर इस तरह रुक जाए, लंबे समय तक पेशाब अगर रुक जाता है तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति को मरना निश्चित है। क्योंकि ये जो किडनी जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट की रहती है, वही यूरिया जो कि ये 3-4 घंटे रुकने के बाद वो किस में हो जाती है कन्वर्ट? वो फिर से अमोनिया में हो जाती है, जो कि ये अमोनिया काफ़ी खतरनाक, काफ़ी जानलेवा होता है। ठीक है। वो आदमी को मौत के घाट तक उतार देता है। ठीक है। तो जिसका पेशाब अगर रुक जाता है तो डॉक्टर पहले अगर ट्रीटमेंट करने से पहले ही उसको जो उसका पेशाब का जो द्वार है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मूत्रवाहिनी, यानी मूत्र मार्ग से होते हुए एक डायरेक्ट एक नली लगा देता है। ठीक है। जो कि आर्टिफिशियल होता है। एक थैली साइड में लगा देता है जिससे पेशाब आते जाते रहता है, चाहे डायरेक्ट भी निकाल दिया जाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट करके ठीक कर दिया जाता है। ठीक है। अगर वही नहीं किया जाए तो आदमी क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। ठीक। अब देखिए, अब वृक्क के आंतरिक संरचना क्या पढ़ना है हम लोग को? वृक्क के आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ना है। देखिए, पेशाब जो होता है काफ़ी खतरनाक होता है, उसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल में एक दूसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं, क्योंकि आप लोग प्रत्यक्ष रूप में उसे देखे होंगे, कहीं पर देखे होंगे, कहीं कहीं दीवार जहाँ पर माने समझिए आड़ बेड़ रहता है, वहाँ पर जो गांव जो है शहर के लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा पर वहाँ पर जाके पेशाब को त्यागते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं। वहाँ पर मूत्र विसर्जन करते करते एक ऐसे दिन आता है, कुछ दिन के बाद में उस दीवार के जो ईंट है, ईंट या उस मसाला से जुड़े हुए दीवार जो होता है, क्या हो जाता है? भुरभुरा के एक बालू जैसे, एक मिट्टी जैसे वो क्या होने लगता है? गिरने लगता है। उससे कौन क्या होने लगता है? गिरने लगता है। काफ़ी खोखला हो जाता है। बहुत जल्द ही वो दीवार क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है। दर्रे पर देखा जाता है, जहाँ पे पेशाब हो रहा है वहाँ पर काफ़ी खोखला हो गया, बगल में सब दीवार अच्छा है। तो आप समझ सकते हैं। या लगातार एक लंबे समय तक किसी भी घास पर अगर पेशाब अगर किया जाए, चाहे 2-4 बार ही कर दिया जाए, तो समझिए निश्चित उस घास को सूखना ही सूखना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हम लोग को त्यागा हुआ ये उत्सर्जित जो पदार्थ जो पेशाब है वो कितना खतरनाक होता है। ठीक है। तो आप इस चैप्टर से केवल पढ़ ही नहीं रहे हैं, अपने जीवन को संभालने का भी काम कर रहे हैं। ठीक। अब हम लोग वृक्क के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है।
वृक्क के आंतरिक संरचना। वृक्क के आंतरिक संरचना के क्या मतलब बनता है, माने इसके अंदर के जो संरचना क्या होता है। ठीक, वृक्क जब होती है संयोजिक ऊतक के बनी होती है। वृक्क किस ऊतक के बनी रहती है, वृक्क जब होती है वृक्क संयोजी ऊतक ये क्या होता है, ये बना होता है। किसमें बना होता है, वृक्क जौन होता है संयोजिक ऊतक के बना होता है। पहला काम ए जौन होता है, ए वृक्क जौन होता है कैप्सूल, कैप्सूल जैसे पतले आवरण से क्या रहता है, ये ढका रहता है। क्या रहता है, ये ढका रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं नो। अब देखिए दूसर का जो है, इसमें 15 से 16 कैसे जो ये दिख रहा है शेप, जो ये पिरामिड के आकार के 15 से 16 तो क्या रहता है उसमें शेप रहता है। ठीक है, ये पिरामिड के संरचना के जो चीज होता है उसको बोलते हैं वृक्क शंकु। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वृक्क शंकु बोलते हैं। जो कि जो पिरामिड के आकार का रहता है, इसकी संख्या कितना होता है 15 से 16 की संख्या में ये होता है। ठीक, वृक्क शंकु की संख्या कितनी होती है 15 से 16 की होती है। ठीक है, अब ये जो होती है प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं होती है। क्या होती है, जितने ये वृक्क है, वृक्क 2 ठो है, उस दोनों में छोटे छोटे बहुत से सारे नलिकाएं यानी डक्ट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन बोलिए चाहे वृक्क नलिकाएं बोलिए, क्या बोलिए, नेफ्रॉन बोलिए चाहे वृक्क नलिकाएं बोलती है। नेफ्रॉन को वृक्क के क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन को रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। जो नेफ्रॉन जो होता है उसको, नेफ्रॉन को वृक्क के रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग का था क्या चीज़ का, वृक्क के आंतरिक संरचना के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ वृक्क के आंतरिक संरचना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ना नेफ्रॉन की संरचना। क्या पढ़ना है, नेफ्रॉन के संरचना। तो नेफ्रॉन के संरचना से क्या तात्पर्य है, नेफ्रॉन जो होता है उसमें 10 से 12 लाख, कितना, 10 से 12 लाख क्या रहती है उसमें, वृक्क नलिकाएं, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसमें 10 से, प्रत्येक वृक्क में जितने भी वृक्क है, जितने वृक्क है एक वृक्क में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन रहता है। दूसर का भी वृक्क में 10 से 12 लाख के बीच में, किसी किसी बुक में 10 लाख लिखा रहता है, किसी किसी बुक में 12 लाख लिखा रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए इस नेफ्रॉन का हम यहाँ पे संरचना, हम वृक्क नलिका के जो है इसके, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, उसके संरचना हम यहाँ पर किए हुए हैं। ये जो होती है
बाहर से एक नसें आई रहती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिका बोलते हैं। ये जो होती है, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिए ये क्या चीज़ है, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में है, जो कि ये काफ़ी मोटा रहता है। क्या रहता है? जिसको हमने मोटा बनाने का प्रयास किया हो, ठीक। ये जो अंदर जो आके काफ़ी कुंडलित हो जाती है, क्या हो जाती है? काफ़ी कुंडलित हो जाती है, और जो निकलती है उस नस को बोलते हैं अपवाही धमनिका बोलते हैं। ये काफ़ी पतले नसें होती है। क्या होती है? काफ़ी पतले नसें। जो कुंडलित जो आग हो जाती है अंदर, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये जो आप प्याले के शेप के जो देख रहे हैं आकृति, उसको बोलते हैं ओमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेन संपुट बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो ब्लड जो आती है, यहाँ पर फिल्ट्राइट होने के बाद से प्योर जो ब्लड यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे कहने का मतलब, इसमें जो भी यूरिया रहता है, अमोनिया रहता है, यूरिक एसिड रहता है, उस शरीर से जो हमारे शरीर में जो अतिरिक्त जो पानी रहता है, उसको क्या किया जाता है, यहीं पर फिल्ट्राइट कर दिया जाता है। फिल्ट्राइट करने के बाद में यहाँ से ये निकलता है, ठीक। अब निकलने के बाद में क्या होता है, जो फिल्ट्राइट होता है, उसके बाद से यहाँ पे एक मुड़ा हुआ नली होता है। क्या रहता है? मुड़ा हुआ नली रहता है, जिसको बोलते हैं कुंडलित नलिका। लेकिन ये इसका टोटल नाम होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ओमेन संपुट के काफ़ी करीब होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब यहाँ से होते हुए ब्लड आती है, अपशिष्ट पदार्थ जो आती है, आने के बाद में कुछ नीचे आने के बाद में क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। ये पतली हो जाती है, जिसका नाम पड़ जाता है हेनले के अवरोही चाप। क्या बोलते हैं? हेनले के अवरोही चाप बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ से फिर से अपशिष्ट पदार्थ गया, जब ऊपर जब चढ़ता है पतले वाले जो भाग, उसको बोलते हैं हेनले का अधिरोही चाप। जो आ रही है उसको बोलते हैं अवरोही, ठीक। तो ये इतना याद रखने का, भूल जाइएगा तो आप जरूर पढ़े होंगे। अवरोही माने मैथ में पढ़े होंगे, अवरोही माने घटते क्रम। और अब एगो घटते क्रम है, तो इसमें तो आरोही तो लिखा नहीं है, इसमें लिखा है अधिरोही। तो एगो पकड़ा गया जब घटते क्रम, तो ये दूसरा का पकड़ा जाएगा जब बढ़ते क्रम, यानी ऊपर वाला चढ़ रहा है। तो जो नीचे डाउन जोन हो रहा है, उसको बोलते हैं हेनले के अवरोही चाप। बहुत बच्चा है जो कि कंफ्यूज होता है, ये ए अवरोही चाप है कि ए अवरोही चाप है, ए अधिरोही चाप है कि ए अधिरोही चाप है। तो जो समझिए डाउन हो रही है, यानी जो अवरोही, जो मैथ के याद कीजिएगा थोड़ा सा, अवरोही क्रम में है, जो डाउनवर्ड में है, उसको क्या बोलते हैं? हेनले के अवरोही चाप। और जो उठ रहा है उसको बोलते हैं हेनले के अधिरोही चाप। यहाँ से जो ब्लड यहाँ से जो अपशिष्ट जो पदार्थ जो होती है निकलती रहती है, ठीक। फिर यहाँ पर थोड़ा सा क्या होती है, जो नसें होती है, जो डक्ट होती है, क्या होती है, मुड़ जाती है। इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। जो पास में है, जो मुड़ा हुआ उस कुंडली जैसा रहता है, उसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। जो इससे ओमेन संपुट से दूर रहता है, उसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब ये जो जाकर इस संग्राहक नलिका के द्वारा ये क्या होती है, ये खुलती है सामान्य संग्राहक नली में। संग्राहक नलिका के द्वारा सामान्य संग्राहक नली में जाकर खुलती है। ये है, यहाँ पर हम दिखाने के लिए एक ही हम दिखाएं, क्यों, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत से सारे संग्राहक नलिका ये सामान्य संग्राहक नली में आकर खुलती है। उसके बाद से ये नली के द्वारा, ये जो नली जो है, इसी नली को हम यहाँ पर दिखाए हुए हैं किससे? मूत्र वाहिनी से, ठीक है। एक क्या इसको क्या बोलते हैं? मूत्र। ये जो संग्राहक, सामान्य संग्राहक नली जो है, ये मूत्रवाहिनी से जुड़ा रहता है। अब ये मूत्रवाहिनी से ये जो भी पेशाब है हम लोग का, यूरिन है, वो क्या होता है, आ जाता है मूत्राशय में। मूत्राशय से, मूत्र मार्ग से होते हुए हम लोग उसको क्या करते हैं, त्याग देते हैं। ये था हम लोग का क्या, टोटल संरचना
ये ब्रिक नलिका का, किसका? ब्रिक नलिका यानी नेफ्रॉन की संरचना ये था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक, अब कह रहा है जो संग्राहक नली, जो संग्राहक नली जो होती है ये जो कार्य करती है ये 3 स्टेप में काम करती है। कितने स्टेप में काम करती है? 3 स्टेप में काम करती है। पहला स्टेप देखिए, पहला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसर का जो होता है पुनर्अवशोषण, ट्यूबर पुनर्अवशोषण। तीसर का जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूबुलर श्रवण। ये जो कार्य जो करती है ब्रिक, जो कार्य करती है 3 स्टेप में काम करती है। पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा का है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, तीसरा का है ट्यूबुलर श्रवण। ये 3 विधि से ये काम ये करती है। ठीक है, ये देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखिए ये जो जब यहाँ से जब हम लोग का जो ब्लड जो आ रही होती है उस ब्लड में क्या रहता है? अमोनिया भी रहता है, यूरिया भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, ठीक, और यूरिक एसिड भी रहता है। ठीक, इसमें समाहित रहता है, विलीन रहता है। ठीक, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक, यहाँ से जब आती है तो यहाँ पर क्या होती है? ये काफ़ी नसें मोटी रहती है। जब मोटी रहेगी तो जाहिर से बात है जिसमें ज़्यादा ब्लड आएगा पूरा अपशिष्ट पदार्थ के साथ में। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो कुंडलित जो हो जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक, यहाँ पर वो क्या करती है? यहाँ पर इसका फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या किया जाता है? फिल्ट्राइट कर लिया जाता है। तो इसमें जो होती है हल्का माने छन्ना टाइप का रहता है। छन्ना का मतलब समझ, हल्का हल्का छिद्र रहता है जिससे बेकार के जो चीज़ें हो क्या हो सके? गिर सके। जो काम की चीज़ें है वो बाहर हम लोग को शरीर में ही रह सके, आई बाहर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल सके। अब इसमें अब यहाँ पर आता है पतली नस है। अब यहाँ पर जब कस के जब दबाव जब पड़ता है तो जो बेकार जो चीज़ है क्या होती है? बाहर निकलना शुरू कर देती है। अब उसी में क्या होता है, कभी कभी जो काम की चीज़ है जो कि जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, जो काम की जो चीज़ है वो भी छना के कभी कभी क्या हो जाता है? गिर जाता है। क्या होता है? कभी कभी वो इससे भी बहना शुरू हो जाता है। जब बहना जब शुरू हो जाता है तो है काम की चीज़, वो शरीर से बाहर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है। ठीक, अब उसको क्या किया जाता है? एक इसी में एक नसें आती है। क्या रहती है? इसी में एक नसें इस टाइप के कुछ रहती है जो कि जब फिर से जाके इसमें अपवाही धमनिका में क्या होती है? जुड़ी रहती है। ये जो नसें जो है इसके जो क्षमता होती है, जो भी काम की चीज़ है उसको क्या करना? ऑब्जर्व कर लेना। ऑब्जर्व करके पुनः यानी क्या करना ना? सोख लेना। और सोख करके फिर से अपवाही धमनिका को दे देना। ये जो होता है काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इससे
जब इससे फिल्ट्रेशन जब हो जाता है, ठीक है, होने के बाद में जो भी बेकार की जो चीज़ है वही हमारे शरीर से बाहर निकल पाता है। जो काम की चीज़ है ये इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक, ये समझ गए होंगे। ठीक, अब अगला जो है क्या है, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। क्या है, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ठीक, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण जो होता है इसी के साथ हम लगे, हमने बता दिया हूँ। जैसे हमने बोला है जी यहाँ पर जब यहाँ पर फिल्ट्राइड हो गए, जब ब्लड यहाँ से जो शुद्ध जो ब्लड होता है, प्योर जो ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है। जो बेकार की चीज़ जो है क्या होता है, फिल्ट्राइड होकर बाहर निकलती है। जब बाहर जब निकलती है तो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, अवशोषित कर देता है। एक तो यहाँ पर अवशोषित हुआ तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, लेकिन कोई काम फिर से दोबारा हो जाता है तो उसको बोलते हैं पुनर्अवशोषण। क्या होता है, पुनर्अवशोषण। इसीलिए इसका नाम पड़ा है पुनर्अवशोषण। ये जो होती है ट्यूब जैसे होती है, जो ये नसें जो होती है कैसी रहती है, ट्यूब जैसे रहती है, इसी को बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्यूबुलर। ट्यूब जैसे इसके लिए नाम पड़ गया ट्यूबुलर। और फिर से एक बार अवशोषित करने के बाद से फिर से एक बार अवशोषित कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, पुनर्अवशोषण। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब क्या है, श्रवण, ट्यूबुलर श्रवण। अब उसके बाद से जो बेकार के जो चीज़ें अपशिष्ट पदार्थ है, यानी पेशाब जो है, जो हमारे शरीर के अतिरिक्त जो पानी है वो बाहर क्या होता है, स्रावित होकर, धीरे धीरे स्रावित होकर ये संग्राहक नलिकाओं के द्वारा संग्राहक समान संग्राहक नली में आके गिरते रहता है। ये मूत्रवाहिनी के द्वारा थोड़ा थोड़ा कर टप टप करके इसमें मूत्राशय में आके इकट्ठा रहता है। ठीक है, तो क्या कहता है, सरव सरव के, इसका क्या नाम है, सरव। क्या, तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ सरव होता है तो धीरे धीरे गिरता है, टप टप गिरता है, तभी ना उसको बोलते हैं सरव। नहीं तो अगर हड़ हड़ गिरेगा तो लोग कहेंगे जो बह रहा है, लेकिन तो बहता नहीं है, धीरे धीरे गिरता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्यूबुलर सरव। तो ये ट्यूब के माध्यम से आ रहा है इसलिए ट्यूबुलर बोल गया है। और सरव रहा है तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सरवण। और सरव सरव के क्या होता है, आ जाता है मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में। और मूत्राशय के समय जब प्रेशर जब बनता है तो हम लोग मूत्र मार्ग के द्वारा हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए, अब जो है ये तो हो गया हम लोग का कि नेफ्रॉन के संरचना किस तरह कार्य करता है, ये अच्छा से आप लोग समझ गए हैं। काफ़ी अच्छा से हमने इसको एक्सप्लेन किया हो, ताकि आपको किसी प्रकार के भारतीय भवन बुक जो है इससे संबंधित किसी प्रकार का डाउट ना रह जाए। अब मूत्र की संरचना, मूत्र की बनावट, मूत्र के बनावट। अब मूत्र के बनावट में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति है जो कि 24 घंटा में 80 से 100 ग्राम, कितना, 80 से 100 ग्राम प्रोटीन ले रहा है। क्या रहा है, 80 से 100 ग्राम यदि प्रोटीन ले रहा है तो समझिए जो पेशाब जो उसका बनेगा तो उसमें जल जौन होगा क्या रहेगा, 96%। कितना प्रतिशत, यूरिया जौन होता है कितना प्रतिशत, 2%। जो ठोस जौन पदार्थ जौन होता है वो रहता है कितना प्रतिशत, 2%। यानी ये जो परसेंटेज जो दिया हुआ किसके लिए दिया हुआ है, जो व्यक्ति प्रोटीन 80 से 100 ग्राम 24 घंटा में लेता है, कितना है में लेता है, 24 घंटा में, नहीं एक दिन में वो लेता है, तो समझ लीजिए वो जो पेशाब के रूप में त्यागेगा तो 96% उसमें पानी रहेगा, 2% यूरिया रहेगा और 2% तुम्हारा
क्या रहता है, ठोस बनकर निकलता है। ठीक है। अब देखिए अगला पढ़ना है हम लोग को यूरिक अम्ल। क्या पढ़ना है, यूरिक अम्ल। अब यूरिक अम्ल कौन सा वाला है, ठीक। यदि यूरिक अम्ल जो है, यदि ब्लड है 100 ml, कितना है, ब्लड है 100 ml, तो समझिए 2 से 3 mg, कितना, 2 से 3 mg यूरिक अम्ल रहता है। ठीक। हम लोग कितना प्रतिदिन यानी 24 घंटा में 1.5 से 2 ग्राम, 1.5 से 2 ग्राम क्या रहता है, यूरिक अम्ल हम लोग पेशाब के रूप में क्या करते हैं, त्यागते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार बन जाता है जो यूरिक अम्ल हम लोग 24 घंटे में प्रत्येक दिन मैंने कितना त्यागते हैं, तो 1.5 से 2 ग्राम हम लोग त्यागते हैं। 100 ml ब्लड में कितना mg यूरिक अम्ल रहता है, तो 2 से 3 mg रहता है। कभी कभी देखते होंगे आप लोग जो किसी के पेशाब चाहे कभी कभी आदमी पानी कम पीता है तो उसमें पेशाब कभी कभी पीला पड़ जाता है। किसमें पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। ठीक। तो पीला पड़ने के कारण क्या है, उसमें पीला पड़ने के कारण यह है कि उसमें एक रंजक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेशाब में क्या होता है, रंजक पाया जाता है, जिसको बोलते हैं यूरोक्रोम। क्या बोलते हैं, यूरोक्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरोक्रोम बोलते हैं। एक प्रकार के क्या है, रंजक है। क्या है, एक प्रकार के जो पेशाब में पाए जाने वाला एक रंजक है, जो कि ये पेशाब में रहता है, जिसके चलते पेशाब हम लोग क्या दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। ठीक। और उस रंजक के क्या नाम है, यूरोक्रोम। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पेशाब के पीला होने का क्या रीज़न है वो भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला है हम लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है हीमोडायलिसिस। क्या नाम है, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस से क्या तात्पर्य है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का किडनी किसी बीमारी के चलते क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। ठीक। तो जिसका किडनी अगर काम करना बंद कर देगा तो समझिए उसके शरीर के जो अभी जितना हम लोग प्रोसेस जो पढ़े हुए हैं वो शरीर के गंदगी जो पेशाब के माध्यम से नहीं निकल पाएगा, उसका ब्लड भी साफ नहीं रहेगा। ठीक। और कुछ ही दिन में वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर जाएगा, बहुत जल्द ही व्यक्ति वो मर जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, एक काम करना होता है जिसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस बोलते हैं। ठीक है। तो उस व्यक्ति में क्या होता है, एक मशीन आता है यांत्रिक, एक कृत्रिम मशीन आता है जिसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलिसिस मशीन। ये जो डायलिसिस मशीन जो होता है कृत्रिम ब्रिक के काम करता है। क्या करता है, ये भी कृत्रिम ब्रिक के काम करता है। ठीक है। उसी में एक डायलाइजर होता है। क्या रहता है, एक डब्बा जैसे रहता है उस डायलिसिस मशीन में, उसको बोलते हैं डायलाइजर। ठीक। उस डायलाइजर में क्या रहता है, एक फ्लूइड भरा रहता है। क्या रहता है, एक फ्लूइड, एक पदार्थ, एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। उस डायलाइजर में डायलिसिस फ्लूइड नामक एक पदार्थ भरा रहता है, जो कि ये जब ब्लड को क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, धमनी से ब्लड निकाला जाता है। और धमनी से ब्लड निकाल को डायलाइजर में क्या किया जाता है, डाला जाता है। उस मशीन में एक तरफ से धमनी से ब्लड निकाल कर और उस व्यक्ति के जो ब्लड जो निकला हुआ ब्लड होता है उसको लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, रखा जाता है, ताकि वो ब्लड जमे नहीं। ठीक। उस डायलिसिस मशीन में। ठीक। 0 डिग्री पर रखा जाता है। उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, फिल्टराइड किया जाता है। क्या किया जाता है,
फिल्टराइज जिस तरह ब्रिक करता है उसी तरह उसका भी प्रोसेस होता है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक, पूरे शरीर के ब्लड निकालना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, एक तरफ से शरीर का जो ब्लड है निकल रहा है धमनी के माध्यम से और उसमें से डायलिसिस हो रहा है, और दूसरे धमनी से उसका ब्लड जितना टेम्परेचर पर, जितना तापमान पर उसका शरीर है, उतना तापमान पर, उतना टेम्परेचर पर उसके ब्लड को ले जाकर उसके शरीर में क्या किया जाता है, फिर से पुनः चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यही हम लोग का कहलाता है डायलिसिस कहलाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हीमोडायलिसिस क्या होता है आप इसे अच्छा से समझ गए होंगे। अभी जितना हम लोग पढ़े हुए हैं जीव जंतु के बारे में हम लोग पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पादप में उत्सर्जन। मान लीजिए हम उत्सर्जन तो हम लोग करते हैं, और ऐसे बात नहीं है केवल हम ही लोग करते हैं, इसमें पेड़ पौधा भी करता है। ठीक, पादप में उत्सर्जन, पादप में उत्सर्जन। पादप में जिस तरह हम लोग जो जीव जंतु के तुलना में पादप में भी एक विशिष्ट अंग होता है। क्या होता है, एक विशिष्ट अंग होता है, जिस अंग से ये क्या करता है, पेड़ पौधे अपना क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, जैसे वो अपना शाखा से भी कर लेता है, जो कि जैसे अपने पत्तियों से भी कर लेता है। ठीक, अब कैसे करता है अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, जैसे हम लोग जानते हैं, जब आप लोग देखे होंगे कि जो पेड़ पौधे जो होता है वो जब उसके छाल कुछ दिन के बाद में कभी कभी क्या होता है, फट जाता है। क्या होता है, फट जाता है। अब फट के टूट टूट के गिरना शुरू होता है, वो भी एक प्रकार के क्या हो गया, उसका उत्सर्जन हो गया। दूसरा का चीज़ आप लोग देखे होंगे, जो पेड़ पौधे जो होता है वो हर साल क्या होता है, पेड़ पौधा जो होता है हर साल वो अपना पत्ता को क्या करता है, गिराता है। तो उसके शरीर की जितने भी गंदगी है उसके पेड़ पौधे में क्या होता, पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है उसमें रहती है, क्योंकि जो अपना वो भोजन बनाने का काम वो पेड़ पौधे के पत्ते के माध्यम से ही करता है, क्योंकि उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, और उस उत्सर्जन का भी काम वो उसी से करता है। ठीक, सांस लेना सांस छोड़ना भी उसी से करता है। ठीक, तो जो गंदगी है उसी में क्या रहती है, स्टोर रहती है, तो हर एक साल क्या होता है, वो उसको त्याग देता है। ठीक, अब देखिए, लेकिन बहुत ऐसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो कि अपने उपपचयी क्रिया के दौरान जो उत्सर्जी पदार्थ जो त्यागता है उसका नाम है, क्या नाम है, टैलिन। क्या नाम है, टैलिन। उस क्या होता है, रेजिन। क्या नाम है, टैलिन, रेजिन और गोंद। क्या नाम है, गोंद। ठीक है, ये जो होता है, एक होता है लैटेक्स। क्या होता है, एक होता है लैटेक्स। आप लोग देखे होंगे जब बहुत ऐसे, जैसे बरगद हो गया, कनैली हो गया, पीपल हो गया, इसके माने पेड़ पौधा जो दूध देता है, दूध टाइप के निकलता है। जब जैसे हम लोग काटेंगे कोई चीज़ से तो उसमें दूध टाइप के निकलता है। ठीक, तो जो दूध टाइप के जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लैटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटेक्स बोलते हैं। जो बबूल का जो पेड़ होता है ना, बबूल के पेड़, बबूल का पेड़ जो होता है
जो अपना उत्सर्जी पदार्थ जो त्यागता है उसका क्या नाम है? गोंद है। क्या नाम है? गोंद। जो चीड़ जौन होता है, क्या होता है? चीड़ का जो पेड़ होता है वो क्या त्यागता है? रेजिन त्यागता है। ठीक है। जो पेड़ पौधा जिससे दूध टाइप के, जिसको काटने पर दूध टाइप के निकलता है, दूध के रंग के जो लिक्विड निकलता है, उसको क्या बोलेंगे? लेटेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटेक्स। और गोंद के पौधा, जो बबूल को पौधा होता है, वो अपना उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या त्यागता है? गोंद त्यागता है। चीड़ जोन होता है अपना क्या त्यागता है? रेजिन त्यागता है। और लेटेक्स जोन है कौन पेड़ पौधे त्यागता है? आप इस होमवर्क में है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये कौन ऐसे पेड़ पौधे हैं जो अपना उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो त्यागता है, उसका नाम क्या पड़ता है? टैलिन पड़ता है। क्या पड़ता है? टैलिन नहीं, टैनिन होता है। क्या होता है? टैनिन होता है। टैनिन कौन ऐसे पेड़ है जो कि क्या त्यागता है? टैनिन त्यागता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और एक्सप्लेन हम कर देते हैं कि पेड़ पौधे जो होता है जो अपने छाल से भी अपना उत्सर्जन की प्रक्रिया करता है। उसके छाल क्या होता है? जब उसमें गंदगी जब होता है उसके छाल क्या होता है? ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है, फटने लगता है और टूट के गिरने लगता है, जिसके चलते जैसे वो टूट के गिर जाएगा तो नया छाल उसमें से निकल गया, यानी गंदगी हट गया, फ्रेश चीज़ निकल गया। उसके बाद से आप लोग ये भी देखे होंगे ये कि बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो साल में क्या होता है? अपने पेड़ पौधे के पत्ते गिरा देता है। ठीक है, अपना पत्ता क्या होता है? गिरा देता है। जब वो पेड़ पौधा अपना पत्ता जब गिरा देता है तो क्या होता है? उसके जितने भी गंदगी है क्या होती है? फ्रेश हो गई रहती है। ठीक, ये था हम लोग का आज का चैप्टर के बारे में, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे अच्छा से समझ गए होंगे। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होगा तो आप ज़रूर, मेरे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं। मैं इसे और बेहतर करने का मैं प्रयास करूँगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यानी पूरे भारत में मेरे इस वीडियो को फैलाने का काम कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं, आपके सामने है कि इस वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लग रहा है। और इतना गर्मी होने के बावजूद भी हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक गुरदक्षिणा के रूप में आप इतना ज़रूर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जो ये ऑनेस्ट पर्सन है उसको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक, और इसके अतिरिक्त मेरे चैनल पर बहुत से सारे हिस्ट्री और मैथ का भी, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो हर एक बोर्ड, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ठीक, हर एक राजस्थान बोर्ड हो, हर एक बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले पार्ट, अगले लेसन में आप लोगों के बीच जानदार और शानदार तरीक़ों से मैं लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।